अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है वो है ह्यूमन साइकोलॉजी एंड इस्लाम। हम जानते हैं कि हमारा जो मेन कंटेंट है वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम मैंने आपको जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से बिल्ड की जाती है, उसमें एम्प्लॉयज़ जो हैं वो किस तरह से हायर किए जाते हैं। और जब हम एम्प्लॉय हायर करते हैं तो हम उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं, उनकी साइकोलॉजी को चेक करते हैं और फिर उनका बिहेवियर जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि ये एम्प्लॉयज़ जो हैं वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं और वर्क करने के साथ साथ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक जो है ह्यूमन साइकोलॉजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। साइकोलॉजी को अगर हम देखें तो साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड है। ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शन स्पेशली दोज इफेक्टिंग द ह्यूमन बिहेवियर। मीन्स के ये टोटल जो साइकोलॉजी है ये किसी भी शख्स का एटीट्यूड है, उसका बिहेवियर है, उसकी परफॉर्मेंस है। साइकोलॉजी प्ले वाइटल रोल इन ह्यूमन पर्सनैलिटी, ये इंसान की शख्सियत पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस्लाम इट सेल्फ इज़ डीपली इंटरेस्टेड इन ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर हम इस्लाम को देखें तो इस्लाम हमें साइकोलॉजी के बारे में बताता है, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, बिहेवियर के बारे में। अगर आप लाइफ जो है वो अच्छे से गुजारना चाहते हैं तो आपको बिहेवियर जो है वो बहुत ही अच्छा रखना पड़ेगा। मीन्स अगर बिहेवियर अच्छा है तो आप किसी भी सोसाइटी में इजीली सर्वाइव कर सकते हो। When we discuss psychology, it comes the concept of spirit, self, heart and wisdom. जब हम बिहेवियर साइकोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो मेजर कॉन्सेप्ट आते हैं वो स्पिरिट यानी हमारी रूह के बारे में होते हैं, सेल्फ हमारी अपनी शख्सियत के बारे में होता है, हार्ट हमारे दिल के बारे में एंड विजडम और दानाई के बारे में। मीन्स ये जब चीज़ें मिल जाती हैं तो इंसान की जो है वो पर्सनैलिटी ज़ाहिर होती है। Islam discusses these aspects of human personality and their role in the life in Holy Quran. इस्लाम ने ये सारे जो इंसानी शख्सियत के पहलू हैं इनको होली कुरान पाक के ज़रिए जो है वो एक्सप्लेन किया है। Early Muslims wrote extensively about the human nature and called it ilmul nafsiyat और सेल्फ नॉलेज। बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने इल्मुल नफ्सियात नफ्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज जो है वो और बहुत ही ज़्यादा थ्योरीज जो हैं वो पेश की हैं। इन मैनी केसेस देयर वर्क सीम्स टू बी ओरिजिनल टू बी द ओरिजिनल आइडिया फॉर मैनी मॉडर्न डे साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड द प्रैक्टिसेस। अगर हम जो मॉडर्न डे साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं, अभी मौजूदा जो थ्योरीज़ है, अगर इनको देखें तो जो एंशियंट थ्योरीज़ थी वो बहुत रिलेट करती हैं। मीन्स कि जो अब वाली थ्योरीज़ हैं वो उन्हीं एंशियंट थ्योरीज़ के आइडियाज़ से बनी हैं। What is interesting, however, is that a lot of what the early scholar wrote was blended with the Islamic philosophy and the religious ideas. अब इस सब में हम इंटरेस्टिंग चीज़ देखें तो क्या है कि जो अर्ली स्कॉलर्स हैं उन्होंने जितना भी थ्योरीज़ प्रोवाइड की हैं वो किस बेस पे थी, वो इस्लामिक फ़िलासफ़ी के बेस पे थी, जो इस्लामिक फ़लसफ़ा था और जो रिलीजियस आइडियाज़ थे। इन्हीं इस्लामिक फ़िलासफ़ी और आइडियाज़ को मिक्स करके, ब्लेंडेड कहते हैं, मिक्स करके साइकोलॉजी से रिलेटेड थ्योरीज़ बनाई गई। और वही थ्योरीज़ जो है जो एंशियंट थ्योरीज़ थी अब मॉडर्न डे थ्योरीज़ में कन्वर्ट हो गया। बेसिकली ये कन्वर्ट वहीं से हुई हैं और इनको अब ये बोला गया कि ये हमारे पास मॉडर्न डे थ्योरीज़ हैं। द होली कुरान एंड सुन्ना ऑफ द होली प्रॉफिट इज़ डीपली इंटरेस्टेड इन द ह्यूमन साइकोलॉजी। कुरान पाक को देख लें, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम लाइफ को देख लें तो हमें सिर्फ यही नज़र आता है कि लाइफ कैसे सर्वाइव करनी है। बेसिकली सिखाया तो उसमें यही गया था कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। और होली कुरान स्पेशल कंसर्न विद द ह्यूमन साइकोलॉजी provides correct knowledge about it as well as guide to the means of the protection and cure from the psychological disturbance. अगर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हमारी ज़िंदगी में आ जाती है ना, लाइफ जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाती है, हमें लगता ही नहीं है कि लाइफ जो है हम गुजार रहे हैं। इस्लाम ने यही हमें बताया है कि किस तरह से हम साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से अगर हम साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जो है उसको फेस कर रहे हैं तो हम उससे क्योर कैसे हासिल कर सकते हैं। अब ये साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जो है वो हो क्या सकती हैं, यानी एंगर, आपका गुस्सा।
हम जानते हैं कि एंगर के बारे में भी कुरान पाक में बताया गया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी मिलती हैं हमें। एंजाइटी हो गई, फेयर हो गया, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, कन्फ्यूजन। तो इन सब चीज़ों से जो है वो किस तरह से हमने बचना है, अगर हम जो है साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस में फंस गए हैं, तो हमने किस तरह से इसको क्योर करना है। तो इसको हम कुछ स्कॉलर्स जो हैं उनकी बुक से या फिर उनके जो कॉन्सेप्ट हैं उनसे देखेंगे कि स्कॉलर्स जो हैं वो किस तरह से साइकोलॉजी से डील करना हमें बता रहे हैं। इब्ने सीना वन ऑफ द एमिनेंट मुस्लिम स्कॉलर इन हिज बुक नेम्ड अल शिफा। इब्ने सीना हम जानते हैं बहुत ही अच्छे डॉक्टर, उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज़ की हैं। सिरिंजेस हो गई, ये जो आईवी इंजेक्शंस होते हैं वो हो गए, इनकी इब्तिदा जो है वो इब्ने सीना ने की थी। और इब्ने सीना जो है इनकी बुक थी अल शिफा। बहुत सारे मेडिकल जो कॉलेजेस हैं वहाँ पढ़ाई भी जाती रही हैं। अभी भी कुछ ना कुछ इनका जो नॉलेज है वो हमारी बुक्स में मौजूद है, मेडिकल की बुक्स में मौजूद है। तो मेन की मेडिकल की जो बुक थी या फिर मेडिकल की बुक कह लें, क्योंकि उस वक्त ना हम इनको तिब कहते थे, मेडिकल को जो है वो तिब कहा जाता था। तो उसमें बहुत मतलब कि कलेक्टिवली साइंस थी। इसमें सिर्फ मेडिकल नहीं थी, इसमें साइकोलॉजी भी थी, इसमें एस्ट्रोनॉमी भी थी, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारी चीज़ें जो है वो मिक्स करके जो है वो इस तरह से बनाई जाती थी। इनकी जो बुक थी अल शिफा विद डील इन द मल्टी कलेक्टिव साइंसेज। अब यहाँ पे मल्टी कलेक्टिव साइंसेज की बात हो रही है, तो मीन्स कि यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी की बात हो रही है, यहाँ पे कॉस्मोलॉजी की बात हो रही है, यहाँ फिज़िक्स की बात हो रही है, केमिस्ट्री की बात हो रही है, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें जो है वो मिक्स है। क्योंकि साइंस, जब हम साइंस को एक्सप्लेन करते हैं तो साइंस, हम ये नहीं कहते कि साइंस जो है वो बायो है। अगर आप जनरल साइंस 6 की बुक्स को देखें तो जनरल साइंस में आपने ये सारी चीज़ें इकट्ठे पढ़ी होंगी। उसमें फिज़िक्स भी होगी, उसमें केमिस्ट्री भी थी, उसमें एस्ट्रोनॉमी भी थी, कॉस्मोलॉजी भी थी, उसमें बायो भी थी। ये सारी चीज़ें जो है वो मिला के जो है हम इसको साइंस कहते हैं। फिर डील इन द मल्टी कलेक्टिव साइंस specified a complete chapter about the human psychology and named it किताबुन नफ्स। अब इनकी जो मेन बुक है वो अल शिफा है। अल शिफा बुक के अंदर जो है इनका एक चैप्टर है किताबुन नफ्स के नाम से मीन्स के उसमें इंसान के जो है वो नफ्स को एक्सप्लेन किया गया है। अ डिस्कशन इन किताबुन नफ्स विच इज़ इंटीडेड एज एप्टोमाइज ऑफ अल शिफा। एप्टोमाइज कहते हैं कि उसकी ना समरी थी कि किताबुन नफ्स, अगर हम देखें किताबुन नफ्स हमारे पास अल शिफा जो है हमारे पास मेन बुक है। किताबुन नफ्स जो है वो उसका एक चैप्टर है जिसमें इसकी समरी बयान की गई है। इट्स 6th चैप्टर इन 2nd वॉल्यूम इज़ रिलेटेड विद द ह्यूमन साइकोलॉजी। इंसान की साइकोलॉजी के बारे में जो है वो एक्सप्लेन किया गया है किताबुन नफ्स में। फोर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैव बीन यूज्ड इन दिस बुकलेट। दीज आर स्पिरिट, सोल। अब देखिए यहाँ पे स्पिरिट यानी हमारी रूह एंड सोल यानी हमारी जो हमारा नर्व्स जो है इसको सेपरेटली एक्सप्लेन किया गया है। कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने रूह और नफ्स को एक ही जो है वो नाम दिया है कि रूह भी वही है, नफ्स भी वही है, लेकिन इनके मुताबिक रूह और चीज़ है, नफ्स हमारा और चीज़ है। हार्ट, विजडम एंड इंटेलेक्ट यानी हमारी जो दानाई वगैरह है। अकॉर्डिंग टू द एमिनेंट नेशनल पोइट अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ह्यूमन पर्सनैलिटी हैज़ 2 एस्पेक्ट्स। अगर हम अल्लामा इकबाल के नज़रिए को देखें तो उनके मुताबिक इंसान की जो पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, इसके 2 पहलू हैं। वन इज़ फिजिकल एंड अदर इज़ स्पिरिचुअल। यानी एक जो है वो हमारी जो बज़ाहिर आपको नज़र आती है और दूसरी हमारी क्या है, रूहानियत। और ह्यूमन पर्सनैलिटी कंप्राइजेज विद द सेकेंड वन। अगर हम इंसान की पर्सनैलिटी को देखें तो ये मुश्तमिल है दूसरे पे यानी हमारी रूहानियत पे। हम ये नहीं कह सकते कि इंसान की शख्सियत वो है जो नज़र आती है। बेसिकली हम ये कहते हैं कि हमारी जो रूह है, हमारा जो नफ्स है, वही इंसान की शख्सियत है। होली कुरान यूजेस द टर्म नफ्स फॉर द ह्यूमन पर्सनैलिटी। और कुरान पाक में जो टर्म नफ्स है ये इंसान की शख्सियत को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज इन इट एंड रिप्रेजेंट द कंप्लीट पिक्चर ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। तो ये क्या है कि ये जो नफ्स है, ये जो टर्म है, ये इंसान की पर्सनैलिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर रही है। नेक्स्ट है इमाम बुसैरी, एन एमिनेंट पोइट सेज इन हिज ऑड। ये एक बहुत ही मशहूर पोइट हैं जिन्होंने अपनी गज़ल में बयान किया है।
नर्व्स इज़ लाइक एन इन्फेंट यू कंटिन्यूसली फीड हिम, मीन्स कि नर्व्स जो है ना वो एक छोटे बच्चे की तरह है जिसको आप क्या करते हो, फीड कराते हो। तो नर्व्स क्या है, एक बच्चे की तरह है कि जितना आप इसको फीड कराते जाएंगे ये उतना ग्रो करता जाएगा। इट विल बी हैबिचुअल टू इट। और जब आप बच्चे को खिलाते हैं तो उसकी आदत हो जाती है, बट व्हेन यू ट्राई टू स्टॉप फीडिंग हिम ही विल लीव्स इजीली। तो अगर हम नर्व्स को कंपेयर करें एक बच्चे के साथ, तो हम बच्चे को देखें ना, हम खुद खिलाते रहें तो वो जितना बड़ा हो जाए तो वो कहेगा आप ही खिलाएं, जब हम छोड़ देंगे तो वो खुद खाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन नर्व्स का थोड़ा सा इससे डिफरेंट है कि नर्व्स जो है, जब इसको आप फीड कराते रहेंगे तो ये आप पे डिपेंड करेगा, लेकिन जब आप इसको फीड कराना बिल्कुल ही छोड़ देंगे तो ये क्या, ये इजीली आप इससे जो है वो छुटकारा पा सकते हैं कि आप अपने नर्व्स पे डिपेंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है वो अशद बिन कैस अल किंदी। अशद बिन कैस अल किंदी फ्रॉम बगदाद इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मुस्लिम फिलोसफर। तो ये पहले मुस्लिम फिलोसफर थे। ही रोट मोर देन 239 टाइटल्स इंक्लूडिंग बुक्स एंड शॉर्ट ट्रीटाइजेस। तो इन्होंने जो है वो तकरीबन 239 जो है वो बुक्स लिखी, और उनमें से कुछ जो थी ट्रीटाइजेस थी, यानी ट्रीटाइजेस कहते हैं बुकलेट, एक छोटी सी बुक होती है। दोज रिलेटेड टू साइकोलॉजी आर ऑन द स्लीप एंड ड्रीम्स। अब कुछ जो थी वो नींद और ख्वाबों से रिलेटेड थी। फर्स्ट फिलोसफी एंड द इरेडिकेशन ऑफ सौरो, और इसमें जो है वो पहली फिलोसफी, और इरेडिएशन मीन खात्मा, गमों का खात्मा जो है वो किस तरह से किया जाता है। कैन दे explain sorrow as a spiritual grief caused by the loss of the loved one and personal belongings, or by failure in obtaining what one lust after। तो किंडी ने जो एक्सप्लेन किया कि गम बेसिकली क्या है, ये हमारी ना स्पिरिचुअल ग्रीफ है, यानी हमारी रूह का जो है वो गम है। काज बाय, अब ये होता किस वजह से है कि जब आप किसी अपने प्यारे को खो देते हैं, या फिर जो आपकी बहुत ही पर्सनल चीज़ें होती हैं, जब आप उसको खो देते हो तो आपको एक स्पिरिचुअल गम होता है। और बाय फेलियर इन ऑब्टेनिंग व्हाट वन लस्ट आफ्टर, कि जब आप किसी को पाने की कोशिश करते हो लेकिन उसको पाने से आप फेल हो जाते हो, तो ये उसकी वजह से होता है। ही देन एडेड इफ